नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। अक्सर आपने सुना होगा जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की खबर अखबारों में छपती रहती है। हाल ही में एक खबर, ऐसी ही खबर तमिलनाडु से आती है, जहां पर स्प्यूरियस लिकर पीने से 34 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि की जहां तक बात है, ये आंकड़े आधिकारिक आंकड़े हैं। हो सकता है वास्तविक आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हो। देश के विभिन्न हिस्सों से इस प्रकार की खबर आती रहती है। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में वो शराब की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो शराब को बनने के दौरान उसको जहरीला बना देती है और इससे हमेशा मृत्यु होती रहती है। साथ ही साथ उससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सारे पहलुओं को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को तमिलनाडु शराब त्रासदी के माध्यम से। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। बात हम खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इस बात को जानने के साथ साथ हूच क्या है, इसके लिए हूच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हूच क्या है उसको समझेंगे, कैसे होता है इस हूच या शराब का उत्पादन उसको समझेंगे, और कब ये शराब विषैली हो जाती है, जहरीली हो जाती है, जिससे कि अक्सर लोगों को इसको पीने के बाद मृत्यु का वरण करना पड़ता है, मृत्यु काल के गाल में समाना पड़ता है। दुष्प्रभाव इसके क्या होते हैं, उसके क्या उपचार हो सकते हैं, क्या इसके रोकथाम के प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों पर भी ध्यान देंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो हमेशा की तरह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ आप अगर इस कार्यक्रम की पीडीएफ माना चाहते हैं तो हमारे दृष्टि आईएएस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इंडेक्स प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं तो आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। बात अगर खबर की करें तो खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। तमिलनाडु हूच ट्रेजेडी, वाई स्प्यूरियस लिकर कैन बी डेडली। तो यहाँ की जो ये हूच लिकर है, अर्थात जो जहरीली शराब है, उससे लोगों की जो मृत्यु हो रही है, तो इस जहरीली शराब को केंद्रित रखते हुए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बात सबसे पहले करें कि क्या होती है जहरीली शराब या हूच। तो हूच जो शब्द, इस शब्द की बात करें तो अमूमन एक घटिया किस्म की शराब के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो दरअसल अलास्का की एक जनजाति है हुचिनो, उसी जनजाति से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि ये लोग जो शराब को बनाते हैं वो बहुत तेजी से बनाते हैं, बहुत रफ तरीके से उस शराब को बहुत तेजी से बनाते थे। वहीं से इस प्रकार की जो भी शराब तेजी से बिना संस्थागत प्रयास के अमूमन सामान्य जो है संसाधनों के माध्यम से तैयार की जाती है, रफली तैयार की जाती है, उसके लिए हूच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांडेड शराब जो होती है, जो अक्सर आप महंगी शराबें देखते हैं, उसकी तुलना में ये जो शराब होती है बिना परिष्कृत उपकरणों के बनाई जाती है। अर्थात इसमें जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो बहुत परिष्कृत नहीं होते हैं, बहुत ही सामान्य से उपकरण होते हैं जो अमूमन हर जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। और इसमें गुणवत्ता को जो कंट्रोल करने की बात होती है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात गुणवत्ता के लिहाज से, जैसे कि जो ब्रांडेड शराब होती है वो बहुत उसके गुणवत्ता को टेस्ट किया जाता है, वो कई चरणों से होकर गुजरती है। इसको हूच को बनाने में इस प्रकार की कोई सावधानी नहीं रखी जाती है और इसको बहुत ही ज्यादा कच्चे वातावरण में, हम कह सकते हैं बहुत ही रफ इन्वायरमेंट में इसको बनाया जाता है। इसे अगर गलत तरीके से तैयार किया जाता है, इसको तैयार करने में अगर कुछ असावधानियां होती हैं तो इस शराब से मृत्यु भी हो जाती है और काफी ये जानलेवा हो जाती है। अक्सर ये खबरों के माध्यम से हमको जानने को मिलता है। तो देखिए कैसे होता है शराब का उत्पादन, इस प्रक्रिया को हमको समझना होगा। देखिए, शराब जब भी बनाया जाता है तो उसकी जो बुनियादी प्रक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार की बुनियादी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पहली जो बुनियादी प्रक्रिया है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन, अर्थात किण्वन। तो जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी अनाज को जिससे हम बनाते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होगा, उस अनाज को पीसते हैं, उसमें से शर्करा निकाली जाती है और शर्करा निकालने के बाद पानी के साथ उसका एक विलयन बनाया जाएगा, घोल तैयार किया जाएगा। उस तैयार विलयन में फिर से क्या किया जाता है, यीस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है। उसके बाद उस मिश्रण को एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश से दूर रख दिया जाता है ताकि वो उसमें किण्वन की प्रक्रिया हो सके, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो सके, ताकि जो खमीर होता है वो शर्करा का जो घोल होता है, जो विलयन होता है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और उसके बाद एल्कोहल जो है उसमें तैयार होता है। एल्कोहल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल को उसमें से अलग किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। पहला जो होता है आपका किण्वन या फर्मेंटेशन, और वहीं दूसरी जो क्रिया होती है आसवन की होती है। पहली प्रक्रिया आप देखें, पानी से विलयन बनेगा, फिर खमीर को उसमें मिलाया जाएगा और मिश्रण जो है नियंत्रित ताप पर बिना सूर्य की रोशनी के रख दिया जाता है।
उसमें से शर्करा फिर अल्कोहल में बदल सके, इसके लिए किण्वन की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये काफी पुरानी प्रक्रिया है, सदियों पुरानी ये प्रक्रिया है, गांव में भी अक्सर आपने देखा होगा। दूसरी जो प्रक्रिया इसमें होती है, जो बुनियादी प्रक्रिया मैंने दो आपको बताई, तो दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया या आसवन की प्रक्रिया होती है। आसवन की प्रक्रिया में क्या होगा, तो जो भी किण्वित तरल पदार्थ होगा, उस किण्वित तरल पदार्थ को, जो भी आपका डिस्टिलेशन की प्रक्रिया है उसमें उस किण्वित जो तरल पदार्थ है उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करके जो उसकी वाष्प होती है, उसमें से जो वाष्प निकलती है उसको एक, हम कह सकते हैं कि कहीं एक जगह पाइप के माध्यम से उसको एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के बाद उसको फिर से संघनित किया जाता है। संघनित करने के बाद उसको ठंडा करके, संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्प को फिर से तरल में बदलना, तो फिर से उसको संघनित करके तरल में परिवर्तित किया जाता है। अब यहां पर ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण में अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। इस कारण दोनों को अलग करने की प्रक्रिया में टेम्परेचर को कंट्रोल करना एक बहुत अहम भूमिका होती है। वाष्पीकरण और संघनन का उपयोग यहां पर किया जाता है। जो किण्वित मिश्रण होता है उस मिश्रण से अल्कोहल को भौतिक रूप से अलग करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये आसवन कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप जब देखेंगे, इसको करने के दौरान कई बार दोहराया जाता है ताकि शुद्धता बन सके। लेकिन इसमें क्या दोष होते हैं, सेटअप ये बहुत ही बुनियादी है, बहुत ही सतही है, और अक्सर सिर्फ एक बड़ा बर्तन इसमें इस्तेमाल होता है जहां मिश्रण को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, और एक पाइप होती है जो अल्कोहल के धुएं को ले जाती है, और एक बर्तन जहां पर फिर से उसको सांद्रित अल्कोहल को संघनित करके पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये जो अल्कोहल होता है, इसका उत्पादन करने के लिए इसके कई चक्र, कई दौरे, इस पूरे की पूरी डिस्टिलेशन प्रक्रिया को कई चक्रों में पूरा करना होता है। इसमें तापमान को कंट्रोल करने का और इन सारी चीजों का जो बर्तन है, जो सेटअप है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। जब उस सावधानी का ध्यान नहीं दिया जाता है तो कई बार इस प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां होती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें विषाक्तता देखने को मिलती है। अब देखिए, क्या शराब कब विषैली हो जाती है, कब जहरीली हो जाती है, कब उसमें विषाक्तता आ जाती है, तो इसके लिए देखिए, इसमें जो उत्पादन होता है उसमें मेथेनॉल का उत्पादन अगर हो गया, सामान्य रूप में एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों बनता है, लेकिन मेथेनॉल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, हानि रहित मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा होती है तो वो हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ज्यादा होने की कंडीशन में वो पूरा का पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो विषाक्त हो जाएगा। इसमें सही तापमान और समय का पालन अगर ठीक से नहीं हुआ तो अवांछित और हानिकारक रसायनों का उसमें उत्पादन होगा। आप जानते हैं कि मेथेनॉल का क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस है और एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में अगर सही तरीके से, नियंत्रित तरीके से इसको अगर हम नहीं इस प्रक्रिया को संचालित कर पाते हैं तो मेथेनॉल का अधिक मात्रा में सांद्रण हो सकता है, और इस दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में जो अंतिम उत्पाद होगा वो अत्यधिक विषाक्त बन सकता है और अत्यंत जहरीला होगा जब उसमें मेथिल अल्कोहल की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो मेथेनॉल, क्षमा करिएगा, मेथेनॉल ही उसको बोलते हैं, तो जो मेथेनॉल की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो वो हमारे शरीर पर विषाक्त असर डालता है, वो जहरीला होता है, उससे हमें कई प्रकार की समस्या होती है, दृष्टि हानि, तंत्रिका तंत्र की क्षति, मृत्यु तक हो सकती है। अब इसमें अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण में क्या है, जैसे आपने जो बर्तन इस्तेमाल किया वो गैर स्वच्छ है, मतलब वो स्वच्छता नहीं है उसमें, तो उसकी वजह से भी ये विषाक्तता हो सकती है। अस्वच्छ अगर उपकरण है आपका या कंटेनर है जिसमें उसको बॉयल कर रहे हैं, तो वहां पर हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव विकसित हो सकते हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को आपके विषैला बना सकते हैं। इसमें मिलावट और अनुचित कच्चा माल, कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें उतना नशीला वो नहीं होता है, तो और ज्यादा नशीला बनाने के लिए उसको उसमें मिलावट की जाती है या कुछ ऐसे कच्चे माल उसमें मिलाए जाते हैं जो कि अनुचित होते हैं। उस दशा में भी कभी कभी शराब में विभिन्न हानिकारक रसायन जो मिलाए जाते हैं वो औद्योगिक अल्कोहल की जो मिलावट है उसमें विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। साथ ही सड़े गले या फंगस से संक्रमित अगर उसमें फल इस्तेमाल किए, अनाज इस्तेमाल किए जिससे कि हम शर्करा प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट भी ज्यादा सड़ा गला है या ज्यादा ऐसा है जो कि उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, तो वो भी विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है, उसमें जो फंगल संक्रमण हो सकता है। परिष्कृत उपकरण और कई जांचें घरेलू शराब बनाने वालों के पास इस प्रकार की जो चीज है वो नहीं होती है, क्योंकि बहुत परिष्कृत उपकरण नहीं होते। घरों में जो सामान्य रूप से बर्तन पाए जाते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, और इसमें कई जांचें ऐसी होती हैं जो कि उपयुक्त उपकरणों के अभाव में ये
गांव में घरों में संभव नहीं हो पाता है जहां इस प्रकार के गूच या अपरिष्कृत शराब हम कह सकते हैं, जहरीली शराब जो में परिणत हो जाती है, उसका उत्पादन होता है। तो उचित सुरक्षा उपायों का अभाव, जैसे कि मेथनॉल को निकालने के लिए पहले से जमा किए गए एल्कोहल को त्याग देना। तो जैसे जिस बर्तन में जो मेथनॉल एकत्र हो रहा है, अगर बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है तो उस बर्तन को त्याग देना, फिर से नए बर्तन का इस्तेमाल, ऐसा नहीं हो पाना भी कई बार मेथनॉल की मात्रा को, उसकी सांद्रता को बढ़ा देता है। तो ऐसे में इसका दुष्प्रभाव और उपचार क्या हो सकता है? तो दुष्प्रभाव देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो मेथनॉल अगर ज्यादा सेवन आप करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी दृष्टि पर पड़ता है। आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, अंधापन हो सकता है, ऑप्टिक नर्व जो होती है उसको क्षति पहुंचती है, धुंधला दिखाई देने से शुरुआत होती है और दृष्टि खोने और अंधेपन तक ये चीज जा सकती है। उच्च विषाक्तता, मेथनॉल के जो विषाक्त मेटाबोलाइट्स होते हैं, फार्मिक एसिड बेसिकली, वो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, आंखों को कर सकता है, यकृत को कर सकता है। इसके अलावा क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अर्थात चयापचय अम्ल रक्तता। मेथनॉल का पाचन होने पर जो फार्मिक एसिड है वो शरीर में क्या करेगा, अम्लता बढ़ा देगा और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होगी, उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। ये कुछ अन्य लक्षण है। इसके अलावा अन्य समस्याओं के रूप में सिर दर्द, चक्कर आना, भ्रम होना, बेहोशी होना और दौरे पड़ना भी इसमें शामिल है। तो ये इसके कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हैं। दुष्प्रभाव हैं तो इससे बचने के लिए उपचार भी हैं। क्या उपचार हैं? तो देखिए, पहले उपचार के तौर पे आप देखें, फोमेपिजोल नाम का नाम की एक दवा कह सकते हैं आप। ये क्या करता है, ये एंजाइम अवरोधक है, तो इसका इस्तेमाल करने से काफी इससे निजात पाई जा सकती है, लेकिन ये काफी महंगा होता है और भारत में हर जगह इसकी उपलब्धता नहीं है। तो इसकी उपलब्धता न होने के कारण ये मेथनॉल को विषाक्त फॉर्मिक एसिड में बदलने से रोकता है। महंगा होने के कारण, भारत में उपलब्धता न होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती है। तो दूसरे नंबर पर आएगा एथेनॉल। जब वो उपलब्ध नहीं है तो एथेनॉल का इस्तेमाल करके आप मेथनॉल के साथ ये प्रतिस्पर्धा करता है। एथेनॉल को नसों के माध्यम से जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वैसे इसको चढ़ाना होता है, या तो आप पानी में घोल के साथ 1:1 के अनुपात में इसको लेते हैं तो फिर से मेथनॉल के प्रभाव को ये कम करता है, तो ये उसको रोकता है। तीसरा क्या है, जब ऐसी परिस्थिति होगी तो डायलिसिस होगा। गंभीर मामले जब आते हैं तो ऐसी दशा में रक्त में जो विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालने में डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और इसके अलावा जो सहायक चिकित्सा है, इसमें तरल पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन और आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटरी सपोर्ट भी इसमें शामिल है। तो उपचार के ये कुछ अन्य मेथड है, लेकिन साथ साथ हमें यह ध्यान देना होगा कि जहरीली शराब से जो बढ़ती घटनाएं हैं उसकी दिशा में एक नियामक, एक तंत्र बनाने के साथ साथ जागरूकता की भी आवश्यकता है कि अगर हर व्यक्ति ये जाने कि ये छोटी छोटी असावधानियां लोगों को मृत्यु तक ले जा सकती हैं, तो इन छोटी छोटी असावधानियों से बचते हुए लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो ये आज का संदर्भ था। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको एक सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स संचालित किया जा रहा है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह उपलब्ध है। इसमें एडमिशन ओपन है। 9 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 9311406441 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। जहरीली शराब में अक्सर कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, ग्लूकोज या विटामिन सी? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।